हेलो एवरीवन, टुडे इज मंडे एंड आज मुझे मंडे से रिलेटेड एक टर्म याद आया है, मंडे ब्लूज। व्हाट इज दिस मंडे ब्लूज? इट इज अ फीलिंग जहां पर वो पर्सन सैड है, इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, टायर्ड है। इट मीन्स ऑल द नेगेटिव वर्ड्स आर रिलेटेड विद दिस टर्म मंडे ब्लूज। कैसे आया ये वर्ड? दिस वर्ड इज यूज फॉर स्पेशली द वर्कर्स और द एम्प्लॉइज जो सैटरडे संडे वीकेंड की छुट्टी मनाने के बाद, जब पार्टी करने के बाद, पूरा आराम करने के बाद मंडे को जब काम पर लौटते हैं तब उन्हें दिखता है कि अभी आने वाले पूरे हफ्ते हमें काम करना है, और ये थॉट ही उन्हें बहुत सैड कर देता है, परेशान करता है। सो मंडे सुबह काम करने का मन नहीं होता है, इसलिए सैडनेस और इरिटेशन दिखता है। सो आज अगर आपको कोई भी पर्सन सैड दिखता है या फ्रस्ट्रेटेड दिखता है तो आस्क देम, आर यू हैविंग मंडे ब्लूज? बट आई होप यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम मंडे ब्लूज, बिकॉज हमें हर दिन मोटिवेटेड रहना है, राइट? चलिए, let's start with our today's agenda, that is the analysis of the editorial section of the Hindu newspaper dating 12th of April. This is page number 6, editorial section of the Hindu newspaper. Let's start the discussion. Let's have a look on the first article. First article is wrong shots. This article is basically on the elections which are going on in the West Bengal, और वहां पे जितनी ज्यादा हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है। ये जो फोर्थ फेज था स्पेशली, उसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। सो ममता बनर्जी जो है वो सेंट्रल फोर्सेस पर ब्लेम लगा रही हैं कि वो बीजेपी के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, एंड अ लॉट ऑफ ब्लेम गेम्स आर गोइंग ऑन। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए और उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे भी ये इलेक्शन जो प्रोसेस है फेयर होना चाहिए और ये वायलेंस नहीं होना चाहिए। सो एवरीथिंग अबाउट द लोकल इलेक्शंस ऑफ द वेस्ट बंगाल, सो नथिंग मच देयर फॉर अस। Now, the next article is enforcing claims. This is really very important. इसको हम detailed discussion करेंगे. Enforcing claims. This article is about India will have to deal with the open challenge the US has posed to its maritime claims. Maritime का मतलब होता है कोई भी human activity जो sea पर हो रही है, right? The navigation हो गया, trading हो गया, commerce हो गया, जो भी sea के through हो रहा है, पानी के through हो रहा है, so that comes under maritime. So India को जो US ने एक open challenge दिया है, उसको इंडिया को डील करना पड़ेगा। Now क्या चैलेंज दिया है? देखिए, हर कंट्री के पास सी का कुछ एक्सेस होता है जो स्पेशली सिर्फ उन्हीं का होता है। एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, जहां पर उतने एरिया में उस पर्टिकुलर कंट्री का एक्सेस होता है। वहां पे वो सारे रिसर्च भी कर सकते हैं, पानी से जो भी सोर्सेस रिसोर्सेज निकलते हैं, जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, व्हाटएवर, हाँ, उन सारी चीजों पर एक्सक्लूसिव राइट्स उस कंट्री के होते हैं जो उससे रिलेटेड है। ये यूनाइटेड नेशंस ने अपने 1982 के लॉ में कंफर्म किया था। ना अब अगर हमारे इस एरिया में कोई भी अगर एंटर करता है, सो उसे हमसे परमिशन लेना जरूरी है। बट यूएस ने हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंट्री करी और हमें चैलेंज किया कि हमें इंडिया के परमिशन की जरूरत नहीं है, हमें बताना जरूरी नहीं है। चलिए, ये थी बैकग्राउंड स्टोरी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स देयर इन द आर्टिकल। For several years now, the relationship of the US and India has been marked by their sensitivity to each other's concern as they deepen cooperation on strategic issues, align positions on multilateral issues. So काफी सालों से इंडिया यूएस के रिजल्ट्स काफी बेहतर हैं, कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हर चीजों पे एक दूसरे को कोऑपरेट ही करते आए हैं, काफी सारे इश्यूज पर या अलग अलग मल्टीलेटरल इश्यूज पर इंडिया और यूएस एक दूसरे को सपोर्ट ही करता है। अब जब अगर अच्छे रिलेशंस हो और तब अगर कोई ऐसी चीज हो जो कि इलीगल हो या अनलॉफुल हो, तब ये एक सरप्राइज आता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो क्या हुआ? द 7th अप्रैल को एक प्रेस रिलीज किया यूएस नेवी ने, दैट अनाउंस दैट इट्स 7th फ्लीट डिस्ट्रॉयर, उनका जो 7th फ्लीट का जो डिस्ट्रॉयर नाम का जो फ्लीट है, जिसका नाम था यूएसएस जॉन पॉल जोन्स, had traversed India's exclusive economic zone। उसने इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ट्रैवल किया।
क्यों किया? क्योंकि वो चैलेंज करना चाहते थे इंडिया के इस क्लेम को कि इट मस्ट बी नोटिफाइड बिफोर एनी मिलिट्री एक्टिविटी इन दीज वाटर्स केम। मतलब इंडिया ने ये बोला था कि कोई भी अगर मिलिट्री एक्टिविटी होती है इस पानी पर तो हमें पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, राइट? तो ये उनका चैलेंज करना, इस तरीके से अपने फ्लीट को भेजना, ये एक सरप्राइज है हमारे लिए, स्पेशली जब दो सक्सेसफुल विजिट्स हुई हैं इंडिया में यूएस ऑफिशियल्स की। पहली थी यहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी की एंड सेकेंड थी वहां के क्लाइमेट एनवॉय। ये दो सक्सेसफुल विजिट्स थी, अच्छे से बातचीत हुई, सब कुछ सेटल मैनर में था, और उसके बाद ये चीजें होना, ये थोड़ा एक सरप्राइज था। In the press release, US Navy said its ship has asserted navigational rights and freedoms approximately 130 nautical miles west of the Lakshadweep Islands inside India's exclusive economic zone without requesting India's prior consent, claiming this was consistent with international laws. उन्होंने ये बोला कि हमने ये जो किया है 130 नॉटिकल माइल्स एक यूनिट होता है पानी के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, जैसे हम किलोमीटर्स में कैलकुलेट करते हैं रोड के ऊपर, पानी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं नॉटिकल माइल्स में। सो ये लिमिट 200 नॉटिकल माइल्स तक का है, पर 130 नॉटिकल माइल्स जो कि लक्षद्वीप से वेस्ट में ही, वहां पर उन्होंने अपने नेविगेशनल राइट्स बोला कि हम यहाँ पर जा सकते हैं और हमें फ्रीडम है यहाँ जाने की इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और हमें इंडिया के किसी परमिशन की जरूरत नहीं है और हम कोई लॉ भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो लॉ था, जो 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ भी लॉ ब्रेक नहीं किया। While the US decision to conduct freedom of navigation operation is not new, हालांकि ये जो यूएस ने किया है ये नया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, as it regularly carries out such operations in order to assert international law of the coast of 19 countries। 19 countries के साथ वो ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, most notably China, especially China के साथ। What appears to be new is the statement, पर अब नया क्या है? ये सब नया नहीं है कि ये किया यूएस ने, क्योंकि वो 19 कंट्रीज के साथ करते हैं। What appears to be new is the statement issued by the US Navy itself, कि ये यूएस नेवी ने खुद ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया, ये प्रेस रिलीज दिया है। The government, which responded to the operation on 9th April, said it had expressed its concern to the US government। हमने हमारे जो कंसर्न थे, हमने यूएस गवर्नमेंट को ये कंसर्न्स एक्सप्रेस बताए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बताए। In addition, India contested the US claim about international law, saying the UNCLOS did not authorize military maneuvers on the continental shelf or EEZ, as the Seventh Fleet had carried out without prior consent। इंडिया ने ये चीज रिकॉल कराई कि जो इंटरनेशनल लॉ है यूएनसीएलओएस का, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 के अकॉर्डिंग, ये किसी भी तरीके की अथॉरिटी नहीं देता है कि आप मिलिट्री एक्सरसाइज करिए किसी भी कंट्री के ईईजेड में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप नहीं कर सकते उस कंट्री के प्रायर कंसेंट के बिना, मतलब उस कंट्री से परमिशन लिए बिना आप ये नहीं कर सकते हैं। While the matter has been disposed of diplomatically for the moment, हालांकि थोड़े समय के लिए ये डिप्लोमेटिकली ये मैटर को दबा दिया गया। डिप्लोमेटिकली मतलब जब सारे ऑफिशियल्स ऊपर से बात करते हैं, सो कहीं ना कहीं ये मैटर थोड़ा दब गया, पर ये थोड़े टाइम के लिए दबा है। इट इज क्लियर दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर टू ग्रैपल विद द इशू विद द यूएस इन द लॉन्ग टर्म। पर ये बहुत क्लियर है कि लॉन्ग टर्म के लिए इशू दब नहीं पाएगा और इंडिया को अलर्ट रहना चाहिए। The US announcement indicates that a new SOP, standard operating procedure for these FONOPs, is being adopted। यूएस का ये जो अनाउंसमेंट है ये इंडिकेट करता है कि एक नए एसओपी की किस तरीके से कोई भी प्रोसीजर होता है, उसका एक एसओपी होता है, हर चीज रिटर्न में होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है कि इस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो ये जो यूएस ने अनाउंसमेंट कर दिया है, इस
ये इंडिकेट करता है एक नए एसओपीज की जरूरत है, एक नए प्रोसीजर की जरूरत है अगर उन्हें इस तरीके के मिलिट्री मैन्यूवरेस करने हैं। To begin with, the government must clearly explain its own position. सबसे पहले हमें अपना position clear करना चाहिए, making it clear to all partners how the Indian law governing maritime claims is in line with international law. और हमें ये बताना चाहिए कि जो हमारे maritime claims हैं, जिन laws को हम follow करते हैं, वो international laws के according है। हम किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमारी गवर्नमेंट को ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी। दूसरा, नेक्स्ट, इट मस्ट एनालाइज द यूएस मोटिवेशन फॉर दिस बेलिजरेंस। बेलिजरेंस का मतलब होता है व्हेन यू आर ऑलवेज रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार। सो इंडिया को यूएस के मोटिवेशन को एनालाइज करना चाहिए कि ये जो उन्होंने किया है कि खुले आम उन्होंने ये जो चैलेंज दिया है, तो इट मींस उनके इंटेंशन है कि वो लड़ने के लिए तैयार है। तो इन मोटिवेशंस को, इन इंटेंशंस को थोड़ा हमें एनालाइज करना पड़ेगा और जो हमारे फिर कोर्स ऑफ एक्शन होंगे वो अकॉर्डिंगली प्लान करने होंगे। प्राइमरीली, सबसे पहले द यूएस नेवल एक्शंस मे बी अ मैसेज टू चाइना whose maritime claims are increasingly coming into conflict with those of the US and its allies. सबसे पहले प्राइमरीली हो सकता है कि ये जो यूएस ने किया है ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है चाइना को। क्यों? क्योंकि चाइना के जो मैरीटाइम क्लेम्स हैं, जो भी दावे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं और इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है यूएस से और उनसे जितने भी रिलेटेड लोग हैं, यूएस के जो अलाइज है उनसे। सो हो सकता है कि उनका प्राइमरीली मकसद हो कि चाइना को एक ये मैसेज पहुंचाया जाए। But Washington is attempting to send a broader message that it will not tolerate any other country's claims. But जो वॉशिंगटन है, मतलब जो कैपिटल है यूएस का, वो एक थोड़ा ब्रॉड मैसेज देना चाह रहा है। यूएस नेवल ने चाइना को टारगेट किया होगा, बट अगर पूरे वॉशिंगटन की बात करें तो वो एक ब्रॉडर मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी भी कंट्री के इस तरीके के क्लेम को टॉलरेट नहीं करेंगे। As New Delhi contends with this new reality, it must seek answers from Washington about how their newly intensified Quad partnership, especially their stated objective to cooperate on keeping a free and open Indo-Pacific, can coexist with the open challenge the US Navy has posed. But अब न्यू दिल्ली को इस रियलिटी को फेस करना है और वॉशिंगटन से आंसर्स मांगने चाहिए कि आप जब इतना कोऑपरेशन की बात करते हैं, एक इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ये दो चीजें एक साथ कैसे रहेंगी कि आप फ्रीडम भी चाहते हैं, कोऑपरेशन भी चाहते हैं और दूसरी तरफ ओपन चैलेंज भी दे रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें को एग्जिस्ट, मतलब दो चीजें एक साथ में कैसे रहेंगी, इस चीज के आंसर्स इंडिया को मांगना चाहिए। सब आपके लिए होमवर्क है कि आप ये EEZ के बारे में थोड़ा अपना रिसर्च करेंगे कि दैट व्हाट इज EEZ। दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो इसमें क्या राइट्स होते हैं किसी भी कंट्री के पास, कितने एरिया तक वो कवर अप कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो आप EEZ के बारे में आप आज रिसर्च करेंगे, दैट इज योर होमवर्क, राइट? चलिए, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल। Next article is through a back channel steps forward. This article is about India and Pakistan and back channel का मतलब होता है कोई भी secret या unofficial communication, मतलब ऐसा communication जो सभी को पता नहीं है, that is a back channel, a secret or unofficial communication. चलिए, so बोला गया है कि there are several indications of a back channel being in place between India and Pakistan since 2020. बहुत सारे ऐसे indications हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2020 से बैक चैनल कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं, कम्युनिकेशंस चल रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक ओपनली कोई भी कमिट नहीं कर रहा है। ऐसा बोला गया है कि एविडेंस नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस पूरे आर्टिकल में
बैक डेट से काफी सारे एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया है एंड अज्यूम किया है कि किन बेसिस पर ये बातें करी जा रही हैं, राइट? सो ये आर्टिकल आप खुद से रीड कर सकते हैं इजीली, नथिंग मच देयर. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल. Why the personal data protection bill matters. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, हमारा जो भी डेटा है, जो पर्सनल डेटा है, उसका प्रोटेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है. हमारा ऑलरेडी जो बिल है, ऑलरेडी जो हमारे लॉ है, वो कितना इफेक्टिव है. अगर इफेक्टिव होता तो कई सारे ब्रीच हुए हैं इस डेटा को लेकर, हमारी प्राइवेसी को लेकर. सो अब अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है तो क्यों जरूरत है? सी, जब से पैंडेमिक आया है तब से आप सभी लोग इस बात से अग्री करते होंगे कि बहुत सारी डिपेंडेंसी आज हमारी डिजिटल इकोनॉमी पे बढ़ गई है. हम सभी कोशिश करके ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, ग्रोसरी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. सो हम सभी डिजिटल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हैं. सो अगर हम इतने सारे लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पर हैं और उनके डेटा को अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, अगर प्राइवेसी अगर हमारी रिवील हो जाती है, सो ये बहुत 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 बड़ा एक थ्रेट बन सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. सो इस आर्टिकल में डिस्कशंस किए कि पुराने आर्टिकल में क्या ड्रॉबैक्स थे, जिसका बेनिफिट कहाँ उठाया जा रहा था, और अब क्या चेंजेस प्रपोज करे जा रहे हैं. सो चांसेस हैं कि अब जो मॉनसून सेशन होगा उसमें ये चेंजेस प्रपोज की जाएंगे और तब ये बिल पास किया जाएगा. सो इस आर्टिकल में ये एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या कंसर्न्स हैं. एक एग्जांपल दिया है मोबीक्विक का कि जो सबसे बड़ा एक ये स्कैम था जिसमें 9.9 करोड़ कस्टमर्स का डेटा का जो प्राइवेसी है वो सेल कर दिया गया था. सो इस तरीके के जब चीजें बाहर आती है तब ये क्वेश्चन उठता है हमारे लॉस के ऊपर, और लॉस के चेंजेस करने की कितनी रिक्वायरमेंट है, राइट? सो दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट. अगर आप थोड़ा पर्सनल डेटा पर पहले आप इस चीज पर रिसर्च करिए कि कैसे डेटा सेल होता है और उस सेल होने से क्या बेनिफिट होते हैं. चलिए इस आर्टिकल को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं. Why the personal data protection bill matters, क्यों मैटर करता है ये? The pandemic has forced more people to participate in the digital economy. More people have taken to digital channels to fulfill a variety of needs like purchasing groceries, accessing health services. बहुत सारी चीजों के लिए हम digital channels पर dependent हो गए. Unfortunately, the number of personal data breaches, breach मतलब break होना, from major digital service providers has increased worryingly in the same period. जितना हमारा डिपेंडेंसी बढ़ गया है उतना ही ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स का ब्रीच भी बढ़ गया है. मतलब वो पर्सनल डेटा को ब्रेक कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं. The recent alleged data breach at MobiKwik could stand to be India's biggest breach with the data of 9.9 crore users at risk. MobiKwik ने एक डेटा ब्रीच किया था जिसमें 9.9 करोड़ यूजर्स रिस्क पर थे. That's why robust data protection regimes, robust मतलब बहुत strong जिसको break नहीं किया जा सकता. So एक robust data protection regime जरूरी है इन सब चीजों को prevent करने के लिए और users के interest को protect करने के लिए. Unfortunately, the existing data protection regime in India does not meet this standard. So जो अभी हमारा existing जो protection regime है, अभी existing जो हमारा law है, वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता कि हर यूजर के इंटरेस्ट को कंट्रोल किया जाए. However, the Personal Data Protection Bill 2019 now under scrutiny by a joint parliamentary committee. So जो 2019 में डेटा प्रोटेक्शन बिल बना था, अब उसके ऊपर फिर से एनालिसिस हो रहा है joint parliamentary committee के द्वारा, and this could play a big role in providing robust protections to users and their personal data. अगर ये properly होता है तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि हमारे जो यूजर्स हैं या जो हमारा डेटा है उसको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलेगा. In this context, this article seeks to answer a fundamental question. ये जो आर्टिकल एक बहुत बेसिक क्वेश्चन को आंसर कर रहा है. How can the bill protect users? एक बिल कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है यूजर्स के इंटरेस्ट को इस डिजिटल इकोनॉमी में? तो इस आर्टिकल में ये डिस्कशन किया गया कि एक बिल के चेंजेस आने से
क्या क्या यूजर्स को बेनिफिट हो सकता है, राइट? ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर इंद्रदीप घोष ने, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है द्वारा रिसर्च, एंड श्रीकारा प्रसाद इज अ पॉलिसी एनालिस्ट एट द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इनिशिएटिव हाउस एट द्वारा रिसर्च। तो द्वारा रिसर्च के ये दो इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, राइट? सो प्लीज डू रीड दिस आर्टिकल एंड डेवलप योर ओन ओपिनियन कि ये डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, डेटा ब्रीचिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड। आप ये रिसर्च करिए कि कहाँ हर कंट्री के रूल्स किस लेवल पे स्ट्रांग है, और वहां पर अगर कोई भी कंपनी अगर डेटा ब्रीच करती है, अगर पर्सनल डेटा अगर ये लीक होता है तो उसके क्या रिपरकेशंस होते हैं, और हमारे यहाँ के लॉ क्या बोलते हैं, right? So this is your homework for today, everyone. Thank you so much. That's all from my side. Take care of yourself and stay safe.